नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। आज जीत की तैयारी के क्रम में हम लोगों के साथ हैं आलोक कुमार तिवारी। आलोक कुमार तिवारी ने अभी विज्ञापन संख्या 50 जो उच्चतर शिक्षा चयन आयोग यूपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो रहा है, उसमें इन्होंने सफलता अर्जित की है। हिंदी में ये सहायक आचार्य के पोस्ट पे, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे चयनित हुए हैं। तो आइए आज इनसे हम करते हैं बात और इनसे हम पूछते हैं कि क्या है इनकी सफलता का राज। तो बहुत बहुत स्वागत आलोक जी। नमस्कार साथियों, मैं आलोक कुमार तिवारी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। जीत की तैयारी के विषय में अगर मैं कहूँ तो केवल मेहनत एक आधार नहीं होती। मेहनत के साथ साथ जो है एक कुशल रणनीति और इसका एक तंत्र बहुत ही आवश्यक होता है। उसके साथ साथ गुरुजनों का सहयोग, माता पिता का आशीर्वाद और सफलता, इन सब का एक बाई प्रोडक्ट होती है। अगर किसी एक पक्ष को हम लेकर चलते हैं तो वह एकांगी हो जाती है। अगर हम इस पूरी परीक्षा की बात करें, अभी हम परीक्षा पे आएंगे आलोक जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है। आपने किस तरीके की आपकी एक बताइए पारिवारिक क्या सिचुएशन थी, क्या आर्थिक क्या दशा थी आपकी परिवार की, और क्या किस सिचुएशन से आप निकल के यहाँ तक की यात्रा की। सबसे पहले अपने जीवन वृत्तांत पहले आप अपना फोकस करिए, फिर हम लोग पूछेंगे कि आप किस तरीके से किस स्टडी से पढ़ाई की थे। अगर मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा की बात करूँ और पारिवारिक स्थिति की बात करूँ तो वास्तव में ये बहुत अहम हो जाता है किसी विद्यार्थी के लिए सफलता पाने में। और आपने कहाँ जन्म लिया है लगभग निर्धारित हो जाता है, किंतु अब इसका अपवाद मुझे आप कह सकते हैं कि विषम आर्थिक परिस्थितियाँ थी, विषम पारिवारिक परिस्थितियाँ थी, समाज में भी बहुत ज़्यादा उपेक्षा मिली और इन सब के बावजूद एक कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति थी और जिसके कारण मैं टकराता रहा और आज जो ये सफलता मिली है ये सब उसी संघर्ष का एक परिणाम है। मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है वो जो है प्राथमिक विद्यालय से हुई। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एक आज समाज में एक ट्रेंड बन गया है कॉन्वेंट और इस तरह की चीज़ों का, चूँकि अभाव था तो हमारे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था। क्या करते थे आपके पिताजी हमारे जो है प्राइवेट जॉब करते थे और बड़ी मुश्किल से जो है घर के में 2 वक्त की रोटी चल पाती थी। तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ पाना तो बड़ा वो था, पढ़ पाना ही बहुत एक उपलब्धि थी। तो हमारी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो, चूँकि मेरा गृह जनपद रायबरेली है, लालगंज बेसवारा, तो वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय था भीमौरा महेशखेड़ा, तो वहाँ से हमारी प्राथमिक शिक्षा हुई। हालांकि कुछ दिन मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में भी पढ़ाई की, लगभग 3 वर्ष, लेकिन चूँकि गाँव में कुछ लोग फीसेस जमा नहीं करते थे तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। तो देखिए आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है यहाँ आलोक जी के द्वारा। कई बार हमारे पास कई तरह के मैसेज आते हैं कि सर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। आपके सामने एक बहुत बड़े उदाहरण पेश कर रहे हैं। एक आप देखिए आलोक जी की जीवन कथा, इन्होंने किस तरीके से कितनी आर्थिक तंगी के बावजूद भी इन्होंने अपना हौसला नहीं हारा। पहले इन्होंने जीआरएफ की परीक्षा पास की थी, आए थे, हम लोगों से मिले थे, और उसके बाद इन्होंने पीएचडी करना शुरू की, स्कॉलरशिप ले लिए कुछ दिन तक, और फिर इनकी स्थिति कुछ अच्छी हुई। और अब आप जरा सोचिए कि ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे चयनित हुए हैं। और अगर मेरा मानिएगा तो पीसीएस के बहुत से ऐसे पोस्ट हैं जो इससे बेटर नहीं है। अगर आप सिर्फ सैलरी को आधार बना लें तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पोस्ट में, अगर इक्विवेलेंट आप देखेंगे एसडीएम के बराबर सैलरी है, तो एक बेहतर गरिमा में जीवन जीने के ये एलिजिबल हो गए हैं, पात्र हो गए हैं और जिएंगे। और इन्होंने अपनी पढ़ाई विषम परिस्थितियों में की, आर्थिक रूप से तंगी में की। तो आप ऐसे बहुत से लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये आर्थिक बाधा आपके जीवन के ऊपर भारी पड़ने वाली है, तो कहीं से भारी नहीं पड़ने वाली है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, कुछ करने की इच्छा है, तो इनसे आप प्रेरणा लीजिए और जीवन में कुछ आगे बढ़िए। तो अब हम देखिए इनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में और शैक्षणिक स्थिति के बारे में, प्राथमिक स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की, इसके बारे में आपसे इनसे बात मैंने की। अब इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपको किस तरीके से अपना प्लान बनाया उच्च शिक्षा में आने के लिए, कहाँ से आप मोटिवेट हुए और किस तरीके से आपने प्लान बनाया कि मुझे उच्च शिक्षा में आना है और मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। क्योंकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रामीण परिवेश में हुई। तो और दूसरी बात एक और अहम है कि मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे पिताजी हाई स्कूल उत्तीर्ण नहीं थे और मेरे परिवार में हाई स्कूल से अधिक कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो पढ़ाई वाला कोई बहुत विशेष माहौल नहीं था।
और गांव में भी कोई प्राथमिक विद्यालय तक में टीचर नहीं था। तो गांव इतना ज़्यादा पिछड़ा था कि अभी भी हमारे गांव में कोई प्राथमिक तक भी जो है अध्यापक नहीं था। हालांकि अभी एक भैया सेलेक्ट हुए थे पीजीटी ज्योग्राफी में, और उसके बाद फिर अभी मेरा दूसरा चयन है। तो अभी तक गांव बड़ा पिछड़ा था, तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें पहुँच नहीं पाई। और उसके बाद जब मैं पढ़ाई करता था बड़ा संघर्ष था। उसके बाद जब प्राथमिकी से मेरी शिक्षा पूरी हुई तो सरस्वती शिशु मंदिर मैं पहुंचा, और मुझे जाना पड़ता था 8-9 किलोमीटर नियमित साइकिल से, और उम्र रही होगी वही 10-12 साल की, और 8-10 किलोमीटर डेली जाना, और बहुत ही दुर्गम परिस्थितियां थी। नदी थी, अब तो वहाँ खैर पुल बन गया है, नहीं तो पहले पुल नहीं था। तो हम लोग साइकिल को उठाकर और उस पर जाते थे, और कई बार तो हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। तो साइकिल को आप लोग कंधे पे लेके जाते थे? कंधे पर उठा के, और यहाँ तक पानी रहता था। आप जरा सोचिए कि आप लोग कई बार ये किताबों में पढ़ते होंगे कि लोग ऐसा करते थे, और आपके सामने आलोक जी बता रहे हैं कि किस परिस्थितियों में 10 से 12 साल के थे, और किस तरह से ये कितना ज़्यादा संघर्ष किए अपने पढ़ाई को लेके। नदी को पार करना, वहाँ पे कोई पुल नहीं बना हुआ था, अब ये बता रहे हैं पुल बन गया है। अब तो बहुत अच्छा हो गया है बच्चों के लिए, तब नहीं था। तो हमारे चाचा जी अपने कंधे पर बैठाल के पार करवाते थे, और वो इंतज़ार करते थे कि जब 4 बजे आएंगे तो वो खड़े रहते थे कि अब बच्चे को लाना है। तो फिर वो तैर लेते थे, हम तो तैर भी नहीं पाते, डर लगता था। आप जरा सोचिए, क्या बात है, क्या बात है, कितना प्रेरणादायक। तो वहाँ से हमारी जो है 8वीं तक की परीक्षा हमने उत्तीर्ण की, और उसके बाद फिर ये हुआ कि लखनऊ आना हुआ। लखनऊ में बड़ी स्थिति दयनीय थी। हालत ये थी कि हमारे यहाँ, मैं जब यहाँ आया तो 2005 में आया था, और बिजली नहीं थी सर। अच्छा। हमारे घर में बिजली नहीं थी, और चिराग जलाया जाता था। मतलब मैं पिछली अगर फ्लैशबैक में जाता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। बहुत दिक्कतें थी, और घर का भी माहौल, पापा पढ़े लिखे नहीं थे, तो बहुत इनकरेज नहीं करते थे पढ़ाई को लेके। वो चाहते थे कि किसी तरह ये कमाने लगे, मतलब 2-3 हज़ार की जॉब मिल जाए और रोजी रोटी ठीक से चलने लगे। तो बड़ी दिक्कत थी, और मुझे पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। तो मैं सोचता था बस मुझे पढ़ने को मिल जाए किसी तरीके से, और मुझे पढ़ने दिया जाए। हालांकि फ़ीस का भी पैसा अरेंज करना मुश्किल हो जाता था। तो कई बार सर जो गोल्फ खिलाते हैं सर, तो वहाँ जाके बैग उठाते थे सर। अरे, तो 40-50 रुपये मिल जाता था, तो उससे जो है फीस भर लेते थे। गोल्फ क्या है? गोल्फ एक गेम होता है जिसमें, कहाँ आप जाते थे गोल्फ? यहाँ सर गोल्फ कोर्स है सर, कैंट में। अच्छा, लखनऊ के कैंट में ये बता रहे हैं कि गोल्फ कोर्स है, वहाँ जाके बैग उठाने के पैसे मिलते हैं? हाँ सर, वहाँ वो कैडी होते हैं सर उनके, तो कैडी बनते थे सर। तो बॉल देखते थे और उनका बैग कैरी करते थे, तो उसमें पैसे मिलते थे। तो 40-50 सर मिल जाते थे। 15-16 किलोमीटर उसमें चलना पड़ता था, लेकिन एक दिन संडे को जाते थे तो खर्चा हमारा चल जाता था। कोई खर्च। ये कब की बात है? ये सर 2005-06 की बात है। और वहाँ लड़के ऐसे ऐसे होते थे, मैं आपको वो भी बता दूँ कि जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, ज़्यादातर सब ऐसे ही बच्चे रहते थे। पढ़ने लिखने से उनको कोई लेना देना नहीं था, तो गाली गलौज करते, लेकिन कभी भी हमें बिगाड़ नहीं पाए और न हमें गाली सिखा पाए। हालांकि हम भी उन्हें सुधार नहीं पाए। बताइए जरा, बताइए किस तरह की विषम परिस्थिति में आलोक से जब हमारी पहले भी बात होती थी, और ये साक्षात्कार के पहले भी इनसे बात हुई, तो ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते थे कि इस लड़के का चयन जरूर होना चाहिए, क्योंकि इतने संघर्ष की परिस्थितियों में इसने हिम्मत नहीं हारी। और आप सुनते हैं ना कि सबसे बड़ी चीज़ है हिम्मत। अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो एक कलाम साहब आपने देखा ना कि हिम्मत उनके अंदर थी, तो वो नदी तैर के जाते थे, और किस तरह के विषम परिस्थितियों में जाके अपने देश के राष्ट्रपति बन गए। और आज के समय में भी आप देखोगे तो स्थितियां बहुत नहीं बदली है। ग्रामीण इलाकों में अब भी लोगों को बहुत इनकरेज नहीं किया जाता है। आलोक के गार्जियन तक इनको इनकरेज नहीं कर पाए, क्योंकि वो खुद ही इतना पढ़े लिखे नहीं थे। उनको लगता था कि 2-3 हज़ार की नौकरी पा जाए और कुछ हम लोगों की स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें लगता था कि अगर ये पढ़ लिख जाएगा तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, और ये छोटा काम तो कर नहीं पाएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कम से कम ऐसे छोटा काम तो करेगा, नहीं पड़ेगा, सरकारी नौकरी मिल नहीं पाई। देखिए जरा किस तरह के, और हम लोगों के पास घूस देने का पैसा नहीं है। ये दिमाग में था कि घूस चलती है, तो हम लोग के पास पैसा तो नहीं। अच्छा, तो फिर कब आपको लगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, और कब आप नेट जीआरएफ के बारे में सोचना शुरू किए? सर उसके बाद अगर रामपुर से मैकूलाल, यहाँ तेलीबाग में इंटर कॉलेज है बड़ा फेमस, तो वहाँ पर हमने, सरकारी स्कूल था, पढ़ाई लिखाई का तो विशेष कल्चर नहीं था वहाँ, लेकिन पढ़ते थे। तो वहाँ से हमारा मतलब हाई स्कूल क्लियर हुआ। हाई स्कूल के बाद हमने जो है बप्पा श्रीनारायण वोकेशनल इंटर कॉलेज है KKB, और चारबाग में, वहाँ से हमने साइंस ग्रुप में PCM के साथ हमने। अच्छा, आप साइंस। अच्छा। और साइंस से जो है, हालांकि परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं आया था, लेकिन 2-3 श्रेणी में
सेकंड डिवीजन पास किसी तरह उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होना ही उस समय उपलब्धि थी, क्योंकि घर की परिस्थिति बहुत ख़राब थी और ट्यूशन तो सर स्कॉलरशिप से पढ़ते थे। अच्छा। स्कॉलरशिप का पैसा थोड़ा बहुत मिलता था, उससे ट्यूशन 1-2 महीने पढ़ लेते थे और बाकी टीचर भगा देते थे, पैसा तो नहीं दोगे तो। अच्छा, फिर उसके बाद जब इंटरमीडिएट मेरा हो गया तो फिर पापा ने कहा अब हम नहीं पढ़ा पाएंगे। अच्छा। अब तुम ऐसा करो, पढ़ाई छोड़ दो और कानपुर यूनिवर्सिटी से बीए कर लो। अच्छा। तो उस समय मुझे लगा कि बीए तो करना चाहिए, लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी से प्राइवेट तो मैं नहीं करूँगा। मुझे रेगुलर तो मिल ही जाए करने के लिए। तो पापा ने कहा फिर हम नहीं करवा पाएंगे। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ। तो चूँकि अगर वो ये केवल अलाउ कर देते कि आप कर लो, पैसा ना देते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं ट्यूशन पढ़ा के अरेंज कर लेते। अच्छा। लेकिन मुझे दिक्कत थी, अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो घर में भी रहने देंगे, तो मैं रहूँगा कहाँ। तो इसलिए फिर बात माननी थी, तो मैंने कहा प्राइवेट। फिर मेरे चाचा जी ने सपोर्ट किया। अच्छा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा तो ठीक है, लेकिन मेरी कंडीशन है तो मैं बीएससी करनी पड़ेगी। बीएससी करनी पड़ेगी? हाँ। अब मुझे डर था कि बीएससी तो मैं नहीं पास हो पाऊँगा, लेकिन मैंने कहा ट्राई करते हैं। अच्छा। तो ट्राई किया और मेहनत की, बहुत मेहनत की। मुझे लग रहा है जितना बीएससी के लिए मैंने परिश्रम किया है, मैंने किसी कोर्स के लिए परिश्रम उतना नहीं किया होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर तक के लिए भी नहीं किया। बहुत मेहनत की, रात रात पढ़ाई की। अच्छा। फेल हो गए और बुरी तरह से फेल हुए, किसी भी पेपर में पास नहीं हुए। जमानत जब्त हो गई। किसी भी पेपर में पास नहीं हुए और कितनी शिद्दत से फिर आगे बताइए। जमानत जब्त हो गई। फिर ये हुआ कि मेंटल भी हम सर डिस्टर्ब हो गए। मेंटली आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी हमको। हमें लगा हम फेल कैसे हो गए, अभी तक फेल हो गए। तो डर लगता था लोग क्या कहेंगे और ये वो, बहुत दिक्कत थी। तो फिर इलाज हुआ दोबारा और उसके बाद हमसे कहा गया तुम कुछ भी करो जाके, कोई दिक्कत नहीं, अब फ्री हो। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब बीएससी तो हम करके मानेंगे। अच्छा। इसको नहीं छोड़ेंगे। फिर हमने एग्जाम्प्टेड फॉर्म भर दिया। अच्छा। और फिर लग गए, तो हमने कहा इस बार निकाल ले जाएंगे। तो फिर नेवी में मेरा चयन हो गया, सेलर में। अच्छा। उस समय 2010 में सेलर में चयन हो गया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन लास्ट में फिर नहीं हो पाया था। अच्छा। फिर पेपर पर छूट गए थे, बीएससी फिर फेल हो गए। अब ये था कि अब क्या करें, तो फिर बीए के लिए रुक किया। और अच्छा, पूरे बीएससी फेल होने के बाद फिर बीए? हाँ, फिर बीए के ऊपर रुक किया। हमने कहा चलो बीए तो कर ही लेते हैं, किस तरह पास हो जाएंगे। तो चूँकि परसेंटेज मेरा इतना कम था इंटरमीडिएट में, 49.60% है। और बीए में? हाँ, इंटर में 49.6 है। तो पूरे लखनऊ में मुझे किसी कॉलेज ने एडमिशन नहीं दिया। मैं हाथ जोड़ता घूमता रहा कि जनरल वर्ग के 50 तो होना ही चाहिए। हमने कहा सर थोड़ा ही तो कम, फिर नहीं हो सकता। बनवा के डीडी और घूमते रहते थे और बाद में चार्ज भी कट जाता था वापस। तो फिर मुझे कहीं एडमिशन, डीडी का भी पैसा जाता था? सर डीडी बनवाओ, उसके बाद जब कैंसिल कराने जाओ तो वो चार्ज काट लेते हैं। तो उसके बाद फिर कहीं से पता चला कि केकेसी में सीटें बढ़ी हैं दीपावली के बाद, या कब सीटें बढ़ी थी 20%। अच्छा। तो मैं पहुंच गया वहाँ, पता चला कि 45% है तो भी काम चल जाएगा। मैं हाथ जोड़ने लगा, सर मेरा कर दीजिए किसी तरह, बस एडमिशन ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हो जाए, कल आ जाना। मैं पहुँच गया और बड़ी उत्सुकता से, हालांकि एडमिशन तो दे दिया उन्होंने। अब फिर एक समस्या आ गई कि सब्जेक्ट वही मिलेंगे जो हम चाहेंगे। अच्छा। फिर एक समस्या थी, हमने कहा ठीक है अभी फ़िलहाल तो वही दे दो आप। अच्छा। तो इकोनॉमिक्स मिला मुझे। इकोनॉमिक्स मिल गया आपको? हाँ, इकोनॉमिक्स मिला और हिंदी मिला। हिंदी नहीं मिला, इकोनॉमिक्स, संस्कृत और एक विषय था शिक्षा शास्त्र। अच्छा। अच्छा। अब मैं जहाँ पढ़ने लगा मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इकोनॉमिक्स चूँकि मैथ से थे तो इतना कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा। एक भारती सिंह मैम है, डॉक्टर भारती सिंह, इकोनॉमिक्स में। जी। वहाँ केकेसी में वो पढ़ाती थी, गेट वेट बंद करके। तो उन्होंने कोई बात चली, शायद डिमांड या ऐसा ही कुछ पढ़ा रही थी, और उन्होंने पूछा और शायद मैंने गलत जवाब दिया। तो उन्होंने कहा तुम इसीलिए बीएससी में फेल हो गए, तुमको कुछ आता जाता। अच्छा। फिर मैम ने मेरी बताया कि अगर संस्कृत लिया है तो तुम्हें हिंदी लेना चाहिए, तभी तुम हिंदी में टीचर में आ पाओगे। अच्छा। तो फिर मैं पहुंच गया सर के पास, ये चंद्रा साहब के पास। अच्छा। डीन थे इस समय। हाथ जोड़ने लगा, हमने कहा सर मैं 2 साल से फेल हो चुका हूँ और मैं बहुत मानसिक रूप से भी परेशान हूँ, अब इस बार फेल हुआ तो मेरा कुछ नहीं हुआ। तो सर ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें हिंदी दे दूँ। तो उन्होंने हिंदी दिया। मुझे लगा कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई, हिंदी मिल गया, संस्कृत मिल गया, अब हमने क्या पढ़ना है। फिर पहली बार मुझे लगा जब अपने अंदर पोटेंशियल, वो बीए का जब रिजल्ट आया। अच्छा। और जब मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ बीए में? हाँ, बीए में पहली बार, तो मुझे लगा हाँ मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ बीए। और सबसे बड़ी चीज़ और थी, बीए के साथ साथ मैं जो है एनसीसी भी करता था। अच्छा। एनसीसी सर्टिफिकेट भी करता था। आईटीआई भी मैंने कर रखी थी।
तो मैं सोचता था कहीं से भी नौकरी जाने ना पाए। अच्छा। और एनसीसी से सर्टिफिकेट करता था, दोनों साइकिल से जितना भी चलाता था। ये आपको बताएं, मेरी साइकिल निकलती थी 8 बजे सुबह और आती थी लगभग 10 बजे घर रात में। अच्छा। पहले एनसीसी जाते थे 8-10 की, वहाँ 4-5 किलोमीटर दौड़ाते थे, ओल्ड हैदराबाद में नेवल विंग में थे। उसके बाद यहाँ आना, ITI भी जाते थे अलीगंज, तो मतलब लगभग 50 किलोमीटर से डेली। उसके बाद ट्यूशन पढ़ाते थे अपने खर्च के लिए। 50 किलोमीटर रोज साइकिल चलाते थे डेली। उसके बाद जब मेरा BA हो गया, BA 3rd ईयर में आ गए, तो चूंकि अब मेरा ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। अच्छा। कारण ये था कि BSc में फीस का पैसा अब मुझे नहीं देना पड़ता था, जैसे ट्यूशन फीस का। क्योंकि हिंदी में ऐसे ही पढ़ लेता था अपने आप, तो उससे ठीक ठाक चल रहा था। स्कॉलरशिप को कुछ पैसा बचाया था, तो हमने कहा चलो SSC की तैयारी की जाए। अच्छा। CGL की। तो बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पहुँच गए और हमने एडमिशन ले लिया। 1 साल तक पढ़ते रहे। तब यहाँ पर महाराजा बिजली पासी राजकीय PG कॉलेज में सौभाग्य मिला MA करने। और यहाँ जैसे ही आए और डॉक्टर देवर्षि सर से मुलाकात हुई और वो जीवन परिवर्तित हुई। उनको पहली बार सुना और उन्होंने क्लास में कहा कि कौन कौन JRF पास कर सकता है। JRF का हालांकि मैंने पहले नाम सुना था डॉक्टर अनिल त्रिपाठी सर से, और डॉक्टर अनिल त्रिपाठी सर ने बताया था कि बहुत अच्छा अमाउंट एक मिलता है। तो फिर JRF था, तो सर हमने कहा मैं कर सकता हूँ। अच्छा। सर ने कहा बस तुम कर जाओगे, तुमने कह दिया हो कर जाओगे। तुमने कहा कि इतना आसान होता है। फिर सर पढ़ाने लगे और उनका मोटिवेशन मिला और एक पितृवत मिला और आज तक मिल रहा है। तो उन्होंने मोटिवेट किया और सबसे पहले मतलब 3rd सेमेस्टर में मेरा नेट हो गया। अच्छा। उसके बाद JRF, और JRF के बाद मैं सोचने लगा कि अगर ये मुझे फेलोशिप मिल जाए तो मैं पढ़ सकता हूँ। फिर मुझे पापा नहीं परेशान करेंगे या फिर फैमिली परेशान, कोई दिक्कत नहीं आनी। तो मुझे जो है मतलब एक लंबे संघर्ष के बाद JRF में जो है PhD एनरोलमेंट मिला और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में PhD एनरोल्ड हो गए और वहाँ से जीवन बदल गया। हालांकि इससे पहले का जो सफ़र था, HAL में हमने अप्रेंटिसशिप की थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की थी। और वहाँ JRF की तैयारी वहीं की थी मैंने। अच्छा। पैसे किताबें ले जाते थे और वहाँ पढ़ते दिखते। अच्छा। काम तुम करते थे। अच्छा। तो वहाँ स्टाइपेंड मिलता सर 5-6 हज़ार, तो उससे काम चल जाता था। और वहाँ जाते थे साइकिल से, इंदिरा नगर में है और यहाँ वृंदावन से लगभग 20-22 किलोमीटर है। डेली जाना डेली आना। 20 किलोमीटर जाते थे, 20 किलोमीटर डेली। 50 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से करना होती रहती थी। और वहाँ चूँकि काम भी वही मजदूरी वाला ही था, लेकिन चूँकि पढ़ना था, हमने तो 6,000 मिल जाएगा तो घर में कोई कुछ कहेगा नहीं, तो काम चलता रहे, बस पढ़ने देंगे बस, और हमें हमारी कुछ नहीं चाहिए था, बस पढ़ने दिया जाए। तो चलता रहा और उससे मैंने पैसा भी बचा लिया था। तो जब PhD में मेरा इनरोलमेंट हुआ तो 5-6 महीने तो फेलोशिप मिलती नहीं, तो वहाँ रहना, सर्वाइव करना, चूँकि घर से कोई सपोर्ट नहीं था सर। तो फिर जो है हमने वहाँ सर्वाइव किया और पापा की डेथ हो गई थी, उस बीच एक्सीडेंट हो गया था, पापा की डेथ हो गई तो बहुत दिक्कत आ गई थी। लेकिन चूँकि एडमिशन हो गया था तो फेलोशिप मिल रही थी, तो बहुत ज़्यादा फिर समस्या नहीं हुई। और उच्च शिक्षा में यहीं डॉक्टर देवर्षि सर के माध्यम से प्रेरणा मिली थी। और जब JRF हो गया तो फिर उच्च शिक्षा की तरफ ही रुझान था। और सर ने कहा था कि मतलब उच्च शिक्षा में आओ, अच्छा कर सकते हो। मुझे भी एक लगता था कि अध्यापक बनकर समाज के लिए सबसे अधिक योगदान हम दे सकते हैं समाज के निर्माण में। और अपने जैसे जो विद्यार्थी हैं जो वास्तव में वंचित हैं, और तो उन्हें मुख्यधारा में लाने का एक जो है परम सौभाग्य मुझे मिल सकता है। और यही मेरे जीवन आगे उद्देश्य होगा। देखिए, जो इनका जीवन का उद्देश्य था कि कहीं हम अच्छा कर लेंगे, यद्यपि परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट हों और बहुत आगे तक सोचें, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में ज़रा सोचिए आप, अगर 50 किलोमीटर साइकिल चलाने की बात हो और आपको 10 किलोमीटर सिर्फ साइकिल चलाने के लिए कहा जाए तो 90% लोग जो है हथियार डाल देंगे, 10 किलोमीटर साइकिल नहीं चला पाएंगे। और ये 50 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। इन्होंने यहाँ तक कि बताया कि इन्होंने मजदूरी तक की। आप ज़रा सोचो, एक तरह से मजदूरी ही था कि 40 रुपये मुझे मिलेंगे और उस तरीके से हम अपनी फिर से कुछ तैयारी कर लेंगे, कुछ अर्निंग हो जाएगी तो हम अपनी किताबें खरीद सकेंगे। तो ये कितना बड़ा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की हर सुख सुविधा गार्जियन तैयार है, फिर भी आप जीवन में बड़ा लक्ष्य नहीं बनाते हो। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है, इससे बड़ा जो है प्रॉब्लम्स कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग इनसे बहुत मोटिवेट होइए और ज़रूर अपने लक्ष्य को बड़ा बनाने का प्रयास करिए। चलिए, अब हम इनसे पूछते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर UPSSC का जो है विज्ञापन संख्या 50 है, जो अभी मुझे लग रहा है कि कुछ ही विषयों के इंटरव्यू हुए हैं, बाकी अभी चल ही रहे हैं, और इनका रिजल्ट हिंदी का था पहले आ गया है, तो उसमें क्या आपकी स्ट्रेटजी रही थी, किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी, उसके विषय में कुछ बताइए व्यूअर्स को। देखिए, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए मुख्य रूप से हिंदी विषय में, तो सबसे पहले आपको एक माइंड मेकअप ये करना है कि सब्जेक्ट लगभग सबका तैयार होता है,
तो सब्जेक्ट में सब 19-20 ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप मार्जिन सब्जेक्ट में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसकी अनिवार्य योग्यता नेट है। तो जिसने नेट निकाला है तो उसको सब्जेक्ट की अच्छी खासी समझ होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपको अगर आगे निकलना है तो आपको जीएस में रुख करना पड़ेगा। इसमें जो जीएस के 30 सवाल होते हैं, वास्तव में वही जो है ताबूत की कील है आपकी सफलता में, अंतिम कील है। मतलब अगर आपने उनको मजबूत कर लिया तो, और सब्जेक्ट में भी आपको बेहतर रहना है, सब्जेक्ट में आप सबके बराबर रहिए और इसमें लीड बनाइए, तो ये आपके लिए निर्णायक हो सकता है आपकी सफलता के लिए। हालांकि मैंने विज्ञापन संख्या 47 में भी साक्षात्कार दिया था और बहुत अच्छा अंक मिला था साक्षात्कार में, 26 अंक था 30 में से। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा अंक था, लेकिन अंतिम चयन नहीं हुआ था। और इस बार भी साक्षात्कार में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हालांकि अभी अंतिम स्कोर्स का क्या है नहीं पता। अच्छा, अभी नहीं आया? अभी नहीं आया, लेकिन एक्सीलेंट ही रहा होगा। तो आपका चयन किस में हुआ? जनरल वर्ग, अनारक्षित वर्ग में हुआ है। अनारक्षित वर्ग 42वीं रैंक है, फिर 42वीं रैंक है आपकी। तो देखिए, इन्होंने बहुत ही विषम परिस्थितियों से पढ़ाई की और एक बड़ा लक्ष्य साधा और गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला। कुछ लोग इनको मोटिवेट किए, कुछ लोग डीमोटिवेट किए। यद्यपि यहाँ तक इन्होंने बताया कि फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रही, क्योंकि पापा की भी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं थी। वो खुद बताया कि 10th पास नहीं थे गार्जियन, और वो लोग भी नहीं चाहते थे कि आप कुछ बड़ा सपना देखें, क्योंकि गरीब लोगों को सपने देखने का उतना अधिकार नहीं अपना समाज देता है कि उतने आगे तक सपना देखें, क्योंकि वो सपना पूरा नहीं हो पाता है तो बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है और आर्थिक क्षति भी होती है। लेकिन फिर भी इसने जो है पूरी क्षमताओं के साथ पूरा का पूरा प्रयास किया और रिजल्ट दिखाया, सबको दिखाया, और उस जवाब दिया कि अगर आप सोच सकते हैं बड़ा और उसके लिए हिम्मत जुटा सकते हैं तो कोई भी बाधा छोटी हो जाती है। 50 किलोमीटर साइकिल चला सकते हैं, गोल्फ सिटी में जाके बैग उठा के 50 रुपये की अर्निंग कर सकते हैं, मजदूरी तक का काम कर सकते हैं, लेकिन अपना जो हिम्मत और जज्बा है वो बनाए रखेंगे। तो आप लोग ज़रूर इनसे प्रेरणा लीजिए कि आप जिस परिस्थिति में भी हों। देखिए, आप ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस के साथ एक बड़ी अच्छी बात कही है या बुरी बात है कि पॉजिटिव और निगेटिव सबके साथ होता है। जिनको आप बहुत ऊंचाइयों पे देख रहे हैं उनके साथ भी बड़ी निगेटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, अप्स एंड डाउन्स है लाइफ में, चाहे वो कितने बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो या कितना लोअर लेवल पे कोई व्यक्ति क्यों ना हो। तो आपके से भी सामने चैलेंज होंगे, अप्स एंड डाउन होंगे, लेकिन आपको इसी अप्स डाउन्स में आपको पॉजिटिव आशावादी विचार दृष्टिकोण बनाए रखना है और हमेशा हमेशा सकारात्मक रहना है और आलोक जैसे लोगों से प्रेरणा लेना है। अब अपने जीवन को एक नया आयाम देंगे, अपने बच्चों को अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने हिंदी के ज्ञान के माध्यम से अभिसिंचित करेंगे। तो जरा सोचिए कि इन्हीं जैसे लोगों का, इन्हीं के जैसे बच्चों का जीवन भी बदलेगा, हमारा देश बदलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आप लोग आप आए और इतनी अच्छी बातें की, इतना इंस्पायर्ड किया हमारे व्यूवर्स को, और ये लोग जरूर आपसे जो है प्रभावित होंगे और ये बड़ा लक्ष्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।